जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम विविक्त या खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा तथा पद विचलन विधि द्वारा कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं यह सीखें। तो आज का यह वीडियो, आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपकी आगामी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें इससे संबंधित आंकिक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा नया चैनल है मासाब जी। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। हमारा जो पुराना चैनल है एमपी मोबाइल स्कूल, उस पर भी आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र से संबंधित उसमें भी बहुत सारे वीडियो हैं, लगभग 37 वीडियो हैं जो कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित। तो आप वो वीडियो भी देखते रहें, साथ ही इस चैनल से भी आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने जो प्रश्न लिया है, प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें प्राप्तांक और प्राप्तांकों के साथ छात्रों की संख्या दी गई। प्रश्न को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किस श्रेणी का प्रश्न है, खंडित या विविक्त श्रेणी का प्रश्न है। कौन सी श्रेणी? खंडित या विविक्त श्रेणी। इससे पहले जब हमने व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल देखा था तो व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ प्राप्तांक दिए होते, उसमें छात्रों की संख्या इस तरह से नहीं दी होती। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 अंक लेने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 30 अंक लेने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 40 लेने वाले 5, 50 लेने वाले 8, 60 अंक प्राप्त करने वाले 6, 70 अंक वाले 5 और 80 अंक प्राप्त करने वाला 1 विद्यार्थी। तो यहाँ पर प्राप्तांकों के साथ में क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या भी दी हुई। तो ये कैसी श्रेणी है, खंडित या विविक्त श्रेणी। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जिस समंक श्रेणी में आपको आवृत्ति दी होती है उसे हम क्या कहते हैं, खंडित या विविक्त श्रेणी। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी श्रेणी है, खंडित या विविक्त श्रेणी। ठीक है, अब समांतर माध्य ज्ञात करने की हमने जो 3 विधियां आपको बताया, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि या लघु विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। ठीक, इन तीनों विधियों से हम इस सवाल को हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने ये तालिका इस तरह से बना ली है, हम एक ही तालिका से इस सवाल को तीनों विधियों से हल कर पाएंगे। लेकिन परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि आपको इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करना है तो आप यहाँ से इधर की जो तालिका है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कल्पित माध्य विधि से इसको हल कीजिए, तो आप क्या काम करोगे, केवल इतना हिस्सा जो कल्पित माध्य विधि से संबंधित है, ये वाला और ये शुरू वाला, इतना हिस्सा आप बनाएंगे। ठीक है, और अगर परीक्षा में प्रश्न आता है पद विचलन विधि से इसको हल कीजिए, तब आप पद विचलन विधि से जुड़े हुए जो खंड है, जैसे आप ये 2 खंड बनाएंगे, ये वाला खंड नहीं बनाएंगे और विचलन वाला खंड बनाएंगे, लेकिन ये वाला खंड नहीं बनेगा, है ना, और पद विचलन विधि के ये 2 खंड बनेंगे। तो विधि की आवश्यकता के अनुसार हमको खंड बनाना, हमको चूंकि एक ही कालखंड में ये पूरा समझाना था, इसलिए हमने इस तरह की तालिका बनाई। आइए देखते हैं प्राप्तांकों को इस तरह से हमने पहले खंड में प्रदर्शित किया है। दूसरे खंड में हमने विद्यार्थियों की संख्या ली है। विद्यार्थियों की संख्या को हम एफ यानी आवृत्ति कहते हैं। विद्यार्थियों की संख्या आवृत्ति यानी बारंबारता, है ना, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्राप्तांक है इसको हम कैपिटल एक्स, कुछ किताबों में इसको एम से भी प्रदर्शित किया है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको एक्स से प्रदर्शित किया है, तो हम इसको यहाँ पर भी एक्स से ही प्रदर्शित करेंगे। अब प्रत्यक्ष विधि से अगर हमको सवाल हल करना हो तो हमको इधर आगे के खंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स मतलब पदमूल्य का आवृत्ति से गुणा। एफ एक्स यानी एफ अर्थात आवृत्ति, एक्स यानी पदमूल्य, तो दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पदमूल्य 20 है और आवृत्ति कितनी है, 2, तो हम 20 और 2 का गुणा कर देंगे। तो 20 का गुणा 2 से कर दिया तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। ठीक, या 20 दूनी 40। अब 30 का गुणा 3 से कर दें तो 30 दिया 90, या 3 का गुणा कर दो, सरल पड़ेगा ना। 3 का गुणा 0 से कर दो, 3 शून्य 0, और 3 का गुणा 3 में 3 दिया 9। फिर 40 का 5 से गुणा करने के लिए 5 का गुणा 0 से 5 शून्य 0 और 5 चौके 20।
फिर 8 का 50 से गुणा करना है तो 8 शून्य शून्य और 8 पंजे 40। फिर 6 का गुणा यहाँ पर 60 से करना है तो 6 शून्य शून्य 6 36। इसी तरह 5 का 70 से 5 शून्य शून्य 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब 80 का 1 से गुणा करना है तो 1 शून्य शून्य और 1 अट्ठे 8। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, fx निकाल लिया हमने। fx निकालने के बाद हमको क्या करना, सिग्मा fx निकालना, ठीक, यानी इनका योग करना। योग करते समय ध्यान रखना इकाई में इकाई जोड़ना है ना। यहाँ शून्य शून्य शून्य, सभी की इकाई में क्या है, शून्य। दहाई जोड़ दें, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32, 32 का 2 हासिल 3। अब 3 को यहाँ सैकड़े में जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो ये कितना आ गया, 1520। सिग्मा fx बराबर 1520। अब यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है यानी f आवृत्ति या बारंबार, इसका भी हम योग कर लेंगे, तभी तो हमको n का मान पता चलेगा। n यानी आवृत्ति का योग, तो हम इसको या तो n से प्रदर्शित कर सकते हैं या आवृत्ति के योग से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी सिग्मा f या n एक ही बात है। इनका योग कर लें, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30। तो यहाँ पर सिग्मा f कितना आ गया, 30 आ गया। सिग्मा f के स्थान पर हम n भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के बुक में सिग्मा f लिखा हुआ तो हम सिग्मा f लिखेंगे। अब सूत्र जो है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या है, बार x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो इसमें मान रख देंगे, बार x बराबर सिग्मा fx कितना आ गया भाई, 1520, 1520 के बटे 30। तो बार x बराबर, अब यहाँ देखिए ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, विभाजित हो गया है ना। अब 3 का भाग इसमें देखिए, 3 का भाग यहाँ पर 15 में चला जाएगा, 3 पंजे 15, पूरी बात चला गया, कुछ शेष नहीं बचा। अब यहाँ 2 पर 2 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो भाग नहीं गया तो भाग नाशने का शून्य, यानी शून्य बार भाग गया। कितनी बार भाग गया, शून्य। इसको आप ऐसे समझ लो 152 में अपन क्या कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, 3 पंजे 15, ठीक है। 15 में से 15 घटाए शून्य, अगला अंक उतारे 2। अब अगला अंक उतारने पर भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भाग कितनी बार देंगे हम, शून्य, ठीक है। शून्य बार भाग देने के बाद हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव का शून्य यहाँ, ठीक। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 20 से ना बढ़े, है ना। तो 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 बार गया। फिर 20 में से 18 हटाए 2 बचा, फिर दशमलव का शून्य उतारे 20, फिर 3 6 18, यानी ये आते जाएगा। तो 50.66 कितना आ गया, 50.66। ये क्या आ गया, समांतर माध्य। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अब हमको इसको कल्पित माध्य विधि से हल करना है। कल्पित माध्य विधि से हल करना है तो हमको ये जो 2 खंड हैं ये बनाने पड़ेंगे। अगर परीक्षा में पूछा है कि कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए तो हम ये वाला खंड नहीं बनाएंगे, ये 2 खंड और शुरू के 2 खंड तो रहेंगे, ठीक। अब कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए हम पहले कल्पित माध्य मान लें। कल्पित माध्य किसको मानेंगे, जो प्राप्तांक है सबसे छोटा और सबसे बड़ा को छोड़ के बीच का कोई भी ले, है ना। अब जैसे वहां 50.66 आ रहा है, हमको नहीं मालूम क्या है, हम 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, उन्होंने 40 लेंगे, चलो 40 लेते हैं। तो कल्पित माध्य a बराबर 40, ठीक। तो कल्पित माध्य से देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना है। विचलन ज्ञात करने के लिए आप क्या काम करोगे, x में से इस कल्पित माध्य को घटाओगे। अब x यहाँ पर ये है 20 में से आप कल्पित माध्य 40 को घटा रहे हैं, तो 20 में से 40 घटा रहे हैं तो संख्या तो आएगी, ऋणात्मक आएगी, है ना। 20 में से 40 घटाना, तो 40 में से 20 घटा दो, कितना आ गया 20, और ऋण का चिन्ह लगा दीजिए,
ठीक है, तो विचलन कितना आ गया, ऋण 20। यहाँ पर क्या है, 30। 30 में से 40 हटाओगे तो विचलन कितना आ जाएगा, ऋण 10। 40 में से 40 हटाओगे तो विचलन 0। 50 में से 40 हटाओगे तो विचलन 10। धन या ऋण, धन। 60 में से 40 हटाओगे तो धन 20। 70 में से 40 हटाओगे तो 30 और 80 में से 40 हटाओगे तो 40। ये सब धनात्मक विचलन है, ये धनात्मक विचलन है, ये ऋणात्मक विचलन। अब क्या करना है, इन विचलनों का गुणा किससे करेंगे, f से, आवृत्ति से करेंगे। तो ऋण 20 का गुणा 2 से कर दो तो 20 दूनी 40, ऋण 40। फिर ऋण 10 का गुणा 3 से कर दो, 10 तिया 30, ऋण 30। 5 का गुणा 0 से कर दो 0। 8 का गुणा 10 से कर दो 80। फिर 20 का गुणा 6 से कर दो, 6 दूनी 12, 120। ठीक है ना, 20 ठीक 120। फिर 30 का गुणा 5 से कर दो, 5 तिया 15 यानी 150। ठीक है, और 40 का गुणा 1 से करोगे तो 40। अब यहाँ पर ये धनात्मक संख्याएं हैं शून्य के बाद वाली, और यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो क्या करना है, पहले ऋण को जोड़ दें, धन धन को अलग जोड़ दें। तो ऋण और ऋण को जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये ऋण 40 और ऋण 30 कितना हो गया, ऋण 70। ऋण 70। धन इनको जोड़ दो, 80 और 120 200। 200 में 150 जोड़िए तो 350। 350 में 40 जोड़ दिए तो 390। अब 390 धनात्मक संख्या है और 70 ऋणात्मक संख्या है। तो 390 में से आप क्या करोगे, 70 को घटा दोगे, कितना हो गया 320 बराबर 320। अब 320 धन होगा कि ऋण होगा, धन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या धनात्मक है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है। तो ये जो 320 है कैसा है, ये धनात्मक। ये तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। यहाँ पर ए धन, ए क्या है, कल्पित माध्य है ना, तो बार x बराबर ए धन सिग्मा एफ डी के बटे सिग्मा एफ, इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो बार x बराबर कल्पित माध्य कितना लिया था हमने, 40, धन सिग्मा एफ डी कितना आ गया 320। 320 के बटे सिग्मा एफ कितना है 30। तो इसको अब हल करना है, बार x बराबर 40 धन। अब इसको हल करने के लिए आप शून्य से शून्य कैंसिल कर सकते हो, 32 के बटे 3 आप करके देख लेते हैं ना, दशमलव में आएगा 3 एकम 3। ठीक है, 3 में से 3 घटाया, शून्य अगला में उतार लिए 2। अब 2 में भाग नहीं जाता तो भाग नाचते का शून्य, अब दशमलव लगा करके यहाँ शून्य उतार लिए, 3 6 18। फिर कितना बच गया, 2 बच गया, फिर शून्य उतार लिए, फिर 3 6 18, यानी 10.66 आते जाएगा ना। तो 32 में 3 का भाग किया हमने तो 10.66, इसको जोड़ देंगे 40 में। तो बार x बराबर, देखिए इस तरह की संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसको आप ऐसे देख लो, जैसे 40 में दशमलव नहीं है तो कहाँ पर दशमलव लगाओगे, 40 के बाद दशमलव लगा के 2 शून्य कर दो। फिर 10.66 है ना, तो 10.66। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते समय हमको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव का संकेत आना चाहिए, उसके बाद इधर संख्याएं रहेंगी। ठीक, तो कभी गलती नहीं होगी। हालांकि ये प्राइमरी की बात है, लेकिन फिर भी इसलिए बता देते हैं, कई लोग भूल गए है ना, कई साल हो गया प्राइमरी पढ़े। 6 में शून्य जोड़ दिया 6 में शून्य जोड़ दिया 6, फिर दशमलव आ गया, 0 में शून्य जोड़ दिया 0, और 4 में 1 जोड़ दिया तो 5। तो 50.6 क्या आ गया अपना आंसर। तो ठीक है, समझ में आ गया कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना। ठीक, अब हम इसी प्रश्न को पद विचलन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं और पद विचलन विधि का प्रयोग क्यों करते हैं वो भी मैंने पहले बताया है, फिर भी आपको याद दिला दे रहा हूँ कि जब हम विचलन निकालते हैं तो विचलन निकालते समय संख्याएं थोड़ी बड़ी आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर, और ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जिनमें एक समान संख्या से भाग जा सकता है। जैसे यहाँ 20 10 10 20 30 40, इन सभी में आप देखना 10 से भाग जा सकता है। तो
तो इसको और छोटा करने के लिए हम पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी का जो समापवर्तक है, इन सभी का समापवर्तक क्या है? 10, यानी 10 ऐसी संख्या है जिससे इन सब में भाग जाए। तो हम क्या काम करेंगे? पद विचलन विधि से हल करने के लिए ये शुरू के 2 खंड तो रहेंगे ही, उसके बाद ये वाला विचलन वाला खंड भी रहेगा, और ये खंड नहीं होगा, इसके बाद भी 2 खंड आएंगे पद विचलन विधि, विचलन निकालना और फिर पद विचलन निकालना। ठीक, तो यहां पर हम क्या काम कर रहे हैं? समापवर्तक से भाग। तो ये जो d डैश बराबर d बटे c है, तो c क्या है? ये समापवर्तक, और यहां पर समापवर्तक क्या है? c बराबर 10। इन सभी संख्याओं का समापवर्तक क्या है? 10। तो हम इन सब में क्या करेंगे? 10 से भाग कर देंगे। अब आपको ये वाला कॉलम देखना है, तो d डैश के लिए d बटे c, तो d कितना है यहाँ पर? ऋण 20। ऋण 20 में आप 10 से भाग कर दो, ऋण 20 में 10 से भाग करोगे, कितनी बार भाग जाएगा? 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा ना, तो ऋण 2। ऋण 10 में 10 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो ऋण 1। शून्य में 10 से भाग करोगे तो 0, 10 में 10 से भाग करोगे तो 1, कैसा? 1 धने। 20 में 10 से भाग करोगे तो 2, 30 में 10 से भाग करोगे तो 3, 40 में 10 से भाग करोगे तो 4। ठीक, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? d डैश। अब ये जो d डैश है, इसका हम क्या करेंगे? f से गुणा कर देंगे, f यानी आवृत्ति। अब आपको इसको देखना है, आवृत्ति को देखना है, ये आवृत्ति और ये, ठीक है। तो 2 का गुणा यहाँ ऋण 2 से करो, 2 दूनी 4, ऋण 4। 3 का गुणा ऋण 1 से करो, 3 एकम 3। 5 का गुणा 0 से करो, 5 शून्यम 0। 8 का गुणा 1 से करो, 8 एकम 8। 6 का गुणा 2 से करो, 6 दूनी 12। 5 का गुणा 3 से करो, 5 तिया 15। और 1 का गुणा 4 से करो, 4 एकम 4। अब क्या करना आपको? सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश, इन सबका योग कर देना। योग करने के लिए भी वही ऋण ऋण अलग छोड़ दो, धन धन को अलग छोड़ दो। तो ऋण ऋण कितना है यहाँ पे? 4 और 3, 4 और 3 कितना? ऋण 7। कितना है? ऋण 7। ऋण 7 और धन, बाकी संख्याएं धनात्मक है तो जोड़ दें। 8 और 12 20, 20 और 15 35, 35 और 4 39। अब यहाँ 39 बड़ी संख्या है, इससे आप 7 कम कर दीजिए। 39 से 7 कम किए तो 32 है ना। कितना आएगा? 32। और 32 कैसा होगा? धन होगा कि ऋण होगा? अब पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र थोड़ा अलग है। अगला सूत्र देखें। पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए 12x बराबर a धन सिग्मा एफ डी, ये हम कल्पित माध्य विधि में लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? d डैश करेंगे, और यहाँ पर भी ये सिग्मा एफ वैसे ही रहेगा, और फिर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे c, बस इतना फर्क है। उसी सूत्र में हमने सिग्मा एफ डी के स्थान पर एफ डी डैश लिखा बटे सिग्मा एफ, और अंत में गुणा कर दिया c का, c यानी समापवर्तक। तो a कल्पित माध्य कितना था यहाँ? 40 धन सिग्मा एफ डी डैश, एफ डी डैश कितना आ गया? 32। सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ यानी आवृत्तियों का योग 30, और समापवर्तक क्या लिया था? 10। ठीक, अब 40 धन, अब यहाँ पर 32 और 30, इसको आप हल कर दें। ये गुणा में 10 है और यहाँ 30 भाग में है, तो इसके शून्य से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या हम ये भी कहें कि 10 से विभाजित हो गया, 10 एकम 10 और 10 तिया 30। अब 3 का भाग 32 में कर दो, वही कहानी है ना जो कहानी थोड़ी देर पहले। तो 32 में आप 3 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ हो गया 0, 2 उतार लिए, भाग नहीं जाता, भाग नाचते का 0, दशमलव के बाद 0 उतारे, 3 से 18। ठीक है ना, 10.66 आ गया, 10.66, 40 में 10.66 जोड़ दिया तो 50.6। एक चीज का ध्यान रखना, सवाल हल करने के बाद अंत में उत्तर जरूर लिखना।
शुरू में उत्तर नहीं लिखते। जब भी हम कोई आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो हल करते हैं इसलिए हम वहां पर क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, हल, ठीक है। और अंत में क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं। उत्तर बाद में आता है, आंसर या तो आशा है आज के इस कालखंड से खंडित या विविक्त श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि तथा पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम अपने अगले कालखंड में सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस नए चैनल मासब जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं इसी तरह परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु के साथ अगले कालखंड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।